नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे आप जानते हैं कि जीके प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आज हम आपके लिए दूसरी क्लास लेकर के आए हैं, जो कि एसएससी जीडी आर्मी अग्निवीर ग्रुप सी और 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए उपयोगी है। क्योंकि क्लास 9, 10 और 12 की जो 11, 12 की जो किताबें हैं, उन्हीं से हमने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये इतिहास भूगोल के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए प्रश्न, देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो पहला प्रश्न क्या आपको आता है? चोल काल के मंदिरों से जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कार्य कौन सा था? चोल काल के मंदिरों से सबसे चोल काल के मंदिरों से जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कार्य कौन सा था? ए है लकड़ी की नक्काशी, बी है सूती वस्त्रों की बुनाई, और सी है कांस्य प्रतिमाएं बनाना, और डी है मिट्टी के बर्तन बनाना। तो लगाइए इनमें से कौन सा सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जब तक आप विचार करते हैं तब तक मैं आपको एक दो जानकारी बता देता हूँ कि जब हम चोल वंश पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, तो यहाँ से जो बार बार प्रश्न पेपर में आता है, पहला प्रश्न आता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। सीधे सीधे आपको याद रखना, तो आंसर बनेगा आपका क्या? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। दूसरी आपको याद यह रखना है कि इस चोल वंश की विशेषता क्या है। चोल वंश की विशेषता क्या है? तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर, एक तो ये स्थानीय निकाय के लिए बहुत फेमस है, स्थानीय निकाय, और दूसरी जो है सैन्य शक्ति के लिए या नौसेना के लिए, यहाँ पर याद रखना नौसेना के लिए बहुत फेमस रहा है। तो दो चीज याद रखना आप, स्थानीय निकाय और नौसेना के लिए कौन सा वंश भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध रहा है? चोल वंश। और चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। और यहाँ पर जो आंसर है वो सी रहेगा, कांस्य प्रतिमाएं बनाना। क्योंकि चोल काल के मंदिरों से जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कार्य कौन सा था? विशिष्ट कार्य था कि कांस्य की प्रतिमाएं बनाना। कांस्य की प्रतिमाओं में विशेष करके एक नटराज की प्रतिमा है, नटराज की कांस्य प्रतिमा है, और नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है। और चोल जो वंश है ये भी कहाँ पर है? दक्षिण भारत में ही है, तमिलनाडु के आसपास वाले क्षेत्रों में इस वंश ने राज किया है। लेकिन कांस्य के बारे में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जानकारी मिलती है, और सिंधु वासियों ने यानी हड़प्पा वासियों ने जो है कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। यही कारण है कि इस सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है सी विकल्प जिन्होंने किया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कुलीन वर्ग की बढ़ती शक्ति को माना जाता है। यानी मुगल साम्राज्य, देखो चार ऑप्शन आपके सामने है, आप विचार करिए तब तक। उनके पास धन और संसाधनों का नियंत्रण था, वे मुगल बादशाह से अधिक शिक्षित थे, उनके पास आधुनिक तकनीक थी, उन्हें जन समर्थन प्राप्त था। आप विचार कीजिए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो मुगल वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आपको याद रखना है मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। कौन सा है? बाबर है। और बाबर ने जो है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है इस वंश की स्थापना करी थी। उसके अलावा यहाँ पर याद रखना कि अंतिम जो शासक है, अंतिम शासक कौन है? याद रखना बहादुर शाह द्वितीय। कौन है? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड इस वंश का अंतिम शासक है। और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जो है, पतन के कारण बहुत सारे हैं। उनमें से एक कारण ये भी था कि कुलीन वर्ग की बढ़ती शक्ति। कुलीन वर्ग की शक्ति क्यों बढ़ी मुगल काल में? क्योंकि उत्तरवर्ती जो मुगल काल था, जहां पर जो है 11 शासक हुए हैं, वहां पर जो है सारे के सारे कमजोर शासक सिद्ध होते हैं। 11 शासक जो है मुगलों में कमजोर सिद्ध होते हैं, जो लास्ट में राज करते हैं। और यही कारण है कि उस समय जिन जमींदारों के पास राजस्व था, धन था, जो ये संसाधन थे, उन्होंने इस पर जो है अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया, उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। और यही कारण है कि कुलीन वर्ग की बढ़ती शक्ति एक कारण जो है मुगल साम्राज्य के पतन का बनता है, क्योंकि उनके पास धन और संसाधनों का नियंत्रण था। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखो आप, ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के मानचित्र को तैयार करने का काम किसे सौंपा था? टॉमस मुंडो, जेम्स मिल, और विलियम हॉकिंस, और रेनले। लगाओ फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है
हिंदुस्तान का मानचित्र को तैयार करने का काम किसे सौंपा? हमारा आंसर होगा डी विकल्प, रेनेल, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है रेनले। क्या लिखा होगा? रेनले। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का मानना था कि अगर भारत पे आधिपत्य करना है तो हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा, मानचित्र को ठीक से तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने मानचित्र तैयार करने का जो काम दिया और रेनिल या रेनले को दिया था। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दांडी मार्च बहुत फेमस है। दांडी मार्च में नमक को ही विरोध का मुख्य प्रतीक क्यों चुना गया? चार विकल्प आपके सामने हैं, चुनिए। क्योंकि नमक बनाना बहुत आसान था, बी है, ये हो गया, बी है उस समय केवल अमीर लोगों को ही नमक का प्रयोग करते थे, यानी अमीर लोग ही नमक का प्रयोग करते थे, और सी है ताकि समाज के अमीर और गरीब दोनों वर्गों को साझा मुद्दे पर जोड़ा जा सके, और डी है क्योंकि ब्रिटिश सरकार केवल नमक पर ही टैक्स वसूलती थी। तो इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर रहने वाला है कि दांडी मार्च में नमक को ही विरोध का मुख्य प्रतीक क्यों चुना गया? आप विचार कीजिए। दांडी मार्च के बारे में देखो तो एक तो प्रश्न आप और सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करना है कि दांडी मार्च जो है ये महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ, महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ। शुरुआत इसकी जो है कब हुई? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, और खत्म कब हुआ ये? 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती से लेकर के दांडी तक की जो यात्रा है वो साबरमती की यात्रा है ना, साबरमती से लेकर के दांडी तक की जो यात्रा है वो दांडी मार्च कहलाती है, जिसमें महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ भाग लिया था। इनमें से 3 व्यक्ति उत्तराखंड के भी थे, और यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो सी विकल्प रहने वाला है, ताकि समाज के अमीर और गरीब दोनों वर्गों को एक ही साझा मुद्दे पर जोड़ा जा सके। क्योंकि नमक का प्रयोग गरीब और अमीर दोनों करते हैं, इसीलिए नमक को मुख्य प्रतीक के रूप में यहाँ पर चुना गया। पांचों प्रश्न आपके सामने है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर रहने वाला है? यहाँ पर जो है गैस, कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? आंसर होगा ए विकल्प, ओजोन। ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन से मानी जाती है। डॉप्सन, ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है उसकी मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है, ठीक है जी। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगली सूचना आपके लिए कि यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से, तो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है संस्थान में, जो है आकर के आप जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। और ये जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, व्यक्तिगत सहायक, स्टेनोग्राफर आदि ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं मात्र 299 रुपए में आपको अभी मिल रहा है। आप इसे जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है? अमेजन नदी के आगे दे रखा है दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी क्या दक्षिण अमेरिका में बहती है? सही बात है, बहती है। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका में बहती है। नाइजर नदी ये एशिया में न बह करके ये भी जो है कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या चुनना था? सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है जी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये 2 बातें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, राज्य सरकार की विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य सरकार की विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है ना? विधायिका का मतलब है ना, विधायिका का मतलब क्या है? व्यवस्थापिका से है, व्यवस्थापिका से है। राज्य में विधानमंडल से है, केंद्र में संसद से है। तो यानी व्यवस्थापिका यानी विधायिका का काम क्या होता है? 3 अंग है। एक हमारे पास होती है कार्यपालिका, एक क्या है? कार्यपालिका। दूसरा हमारे पास क्या होती है? व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। और तीसरा हमारे पास क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और चौथा जो स्तंभ माना जाता है वो कौन है? पत्रकारिता, ठीक है जी। कार्यपालिका, यहाँ पर देखो आप, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, और इस कानून जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, विधायिका जो कानून बनाती है, उसे लागू करने का काम है कार्यपालिका। और वो कानून सही बना हुआ गलत बना हुआ उसमें अगर न्याय देना होगा तो कौन देगी? न्यायपालिका। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर रहेगा वो डी विकल्प रहेगा, कानून बनाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगले प्रश्न से पहले एक सूचना और है कि जिन बच्चों को जो है
कनिष्ठ सहायक पद के लिए तैयारी करनी है, अपर पीसेस लोअर पीसेस की तैयारी करनी है, उनके लिए 6 जुलाई 2026 से ऑफलाइन मोड में जो है क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत का भूगोल और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था चल रही है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरुषों को अधिक अधिकार देना, बी है केवल महिलाओं को लाभ देना, सी है समाज को विभाजित करना, और डी है महिला और पुरुषों को समान अवसर देना। तो लैंगिक समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अधिकार, जो व्यवस्था पुरुषों के लिए है वही अधिकार महिलाओं को भी मिलो, है ना, महिलाओं के लिए भी हो, महिलाओं को भी मिले। तो महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर देना ही क्या है? लैंगिक समानता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। एस अक्षर के आकार वाला महासागर कौन सा है? ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, और डी है अटलांटिक महासागर। तो इस प्रकार का जो महासागर है वो कौन सा हमारे पास? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अगर बोल देगा कि अंग्रेजी के एम आकार का इस प्रकार का जो महासागर है, अंग्रेजी के एम आकार का जो महासागर है वो कौन सा है? तब आंसर बनेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर। अगला बनेगा ट्रायंगल, त्रिभुज के आकार का महासागर कौन सा है? तब आंसर बनेगा कौन सा? प्रशांत महासागर। तो त्रिभुज के आकार का प्रशांत महासागर, अंग्रेजी के एस के आकार का अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी के एम आकार का महासागर हिंद महासागर। इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है जी। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, प्रदीप्त वृत्त और प्रधान मध्याह्न रेखा। बहुत बढ़िया जानदार प्रश्न है। कौन सा इनमें से सही आंसर होगा? हम जाएंगे सी की तरफ, प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त जो है एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो प्रकाशित और अप्रकाशित को विभाजित करती है, यानी दिन और रात को विभाजित करती है। ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा जो है मानी गई। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी पनामा स्थल संधि द्वारा क्या जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि द्वारा क्या जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, सी है यूरोप से एशिया, और डी है यूरोप से अफ्रीका। तो बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? 11वां का सही आंसर आपको बताना है। क्या आंसर आपका रहने वाला है? बताइए फटाफट करके सही आंसर। आंसर होगा ए, जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले एक और जानकारी है। जानकारी क्या है? जिनको जो है भारतीय राजनीति और उत्तराखंड की राजनीति पढ़नी है उनके लिए भी नया बैच शुरू हो चुका है। ये बैच 10 से 12 बजे है और कब से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2026 से ये बैच शुरू हो गया। रनिंग बैच है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए जो है आप संपर्क भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7895955040। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये रहा 12वां प्रश्न। क्या है? 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलावों में क्या शामिल नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का संपूर्ण अधिकार दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, डी है इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। तो बताना यह है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलावों में क्या शामिल नहीं था? 1857 के बाद 1858 का अधिनियम आया था, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ये बदलाव भी हुआ था, ये बदलाव भी हुआ था, ये बदलाव हुआ था, लेकिन ये वाला बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर ए विकल्प रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का संपूर्ण अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी से तो जो बाद है ना, महारानी के हाथों में, महारानी ने पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा जो है सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्टैक, समुद्र भृगु, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब। बताना है आपको कौन सा सही आंसर रहेगा। ए बी सी डी है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा बी वाला। जो समुद्र भृगु है ये समुद्र तट, जैसे ये कोई समुद्र इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऐसा करके, ये समुद्र का तट है, सपोज करके ये समुद्र का तट है, और इस प्रकार से ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है ये वाला,
ये समुद्र का पानी इसको पूरा काटता है, ये पूरा काटता है, अंदर अंदर काटता है, अंदर अंदर काटता है, इसे ऐसे से काटता है। और इससे ये ऊंचा उठा हुआ भाग, जो ये वाला ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला हमारा जो है क्या कहलाता है, ये समुद्र भृगु कहलाता है। यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी विकल्प यहाँ पर जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन की क्रियाकलाप को क्या कहते हैं। यानी यहाँ पर बताना ये है मत्स्य पालन की क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, या मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर। तो बताइए यहाँ पर हमारा 14वां का आंसर क्या रहने वाला है, बताना है आपको। हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी विकल्प रहेगा, पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जो है ये बागवानी से संबंधित है, यहाँ पर बागवानी संबंधित है। विटिकल्चर में जो है अंगूर की खेती होती है, अंगूर से है। सेरिकल्चर जो है रेशम उत्पादन से है, तो ये रेशम से है। और पिसिकल्चर जो है किससे है, मत्स्य से है, यहाँ पर मछली पालन से है। तो मछली पालन, रेशम उत्पादन, अंगूर उत्पादन और बागवानी से है। ये इस प्रकार से आपको याद रखना, कई बार आएगा। अंगूर की खेती है ना, अंगूर की खेती का उत्पादन किया जाता है किसके अंदर, विटिकल्चर में है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न ये रहा 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण शोधक है। आपको बताना है क्या गिद्ध है, तोता है, मैना है, कबूतर है। बताओ फटाफट, बहुत जानदार प्रश्न है। यहाँ पर आंसर रहने वाला है क्या, गिद्ध हमारा ए विकल्प सही आंसर रहने वाला है। इसे पर्यावरण का सिपाही भी कहा जाता है। गिद्ध को जो है पर्यावरण का सिपाही, पर्यावरण का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलों में जो है जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उनको जो है गिद्ध खाने का काम करता है। और एक प्रकार से इसीलिए इसे पर्यावरण का सिपाही कहते हैं। ये पर्यावरण को जो है स्वच्छ साफ करता है, इसीलिए जो है हमारा आंसर क्या रहेगा, ए वाला गिद्ध सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आगे देखो आप, इसमें जो है एक और सूचना आपके लिए कि जिन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड पढ़ना है और सामान्य हिंदी पढ़नी है, तो उनके लिए भी 1 जुलाई 2026 से बैच शुरू हो चुका है, जिसकी टाइमिंग 4 से 6 बजे है। आप जो है अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, उत्तराखंड और हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन मोड में जो है संस्थान में बैच शुरू हो चुका है। 1 जुलाई से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप क्लास में सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रही अगली जानकारी। अगला प्रश्न है 16वां, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के निश्चित तत्व और आपातकालीन उपबंध। बताओ, इजी सा प्रश्न है, कौन सा सही आंसर रहने वाला है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, हमारा आंसर बनेगा बी, प्रस्तावना को। किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। अगर प्रश्न ये बन जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसे कहा, तब आंसर बनेगा हमारे पास आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन नॉर्मली पूछेगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। 42वां संशोधन द्वारा, 44वां संशोधन द्वारा, 86वां संशोधन द्वारा और 61वां संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर जो है संपत्ति का जो मूल अधिकार था, है ना, उसे जो है समाज हित में देखते हुए जो है उसे जो है अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसके लिए एक अमेंडमेंट कर दिया गया 44वां। और 44वां जो अमेंडमेंट हुआ, 44वां संशोधन हुआ, ये कब हुआ, 1978 में, 1978 में। तो 44वां संविधान 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था भारतीय नागरिक उपरांत, उसे जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अब जो है क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। और अनुच्छेद 300 का जो का है उसमें इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो बी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला देखो, अगली सूचना है कि जिन बच्चों को जो है बीएड एंट्रेंस और डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करनी है, उनके लिए भी नया बैच शुरू हो चुका है। 10 जुलाई 2026 से 8 से 10 मॉर्निंग बैच है। अगर आप इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया। तो दिखाओ, यहाँ पर देखो आप, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है जी कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है जी, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर पूर्वी गंग वंश के शासक हुए हैं, इन्होंने जो है इनका निर्माण किया है।
और उनमें एक नाम आता है नरसिंह देव प्रथम करके आता है, नरसिंह देव फर्स्ट, गंग वंश के शासक हुए नरसिंह देव फर्स्ट। इन्होंने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में धमार और तराना किस गायन शैली के रूप है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। बताइए हमारा आंसर क्या रहेगा? बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक क्या है, गायन शैली है, धमार और तराना। कई बार तराना क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्ष योजना में दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तीसरी पंचवर्ष योजना में, चौथी पंचवर्ष योजना में, पांचवी पंचवर्ष योजना में या छठवीं पंचवर्ष योजना में? हमारा आंसर रहेगा सी विकल्प, पांचवी पंचवर्ष योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया। और गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? ये किसकी है? श्रीमती इंदिरा गांधी की है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आज 20 प्रश्न हो गए हैं। अगर आप 20 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आए है ना, तो आप कमेंट करना। और आप जो है क्लास देखते हैं है ना, लेकिन जो है क्लास को जो है देखने के साथ साथ न तो शेयर करते हैं, न ही चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं, न ही कोई कमेंट करते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कोई ना कोई कमेंट कर देना, कोई ना कोई शेयर करना। वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तब भी कोई कमेंट कर देना। मैं आपके लिए मेहनत से जो है इस वीडियो को तैयार करता हूँ, ठीक है। और आप जो है थोड़ा सा एक कमेंट करने में आपको कितना टाइम लगता है, कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि है ना आप देख रहे हैं, मुझे भी पता लगेगा जो है आप जो है क्लास देखते हैं। एक थंब करने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जिनको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है 10 जुलाई 2026 से बैच शुरू हो चुका है, 8 से 10 संस्थान में आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।